हेलो एवरीवन, आपका सब्जेक्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना। तो ये चैप्टर 4 है साइंस का, क्लास 6 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं, तो आपको पता है कि हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। जैसे कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी बर्तन वर्तन, ये सभी क्या हमारे चारों तरफ ही रहते हैं। ये पुस्तकें, खिलौने, पत्थर, ये सभी क्या है हमारे चारों ही एग्जिस्ट सभी रहते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर जैसे कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना बनाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जब आप जो भी आप कोई वस्तु देखते हैं तो सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती हैं। ये नहीं कि सब अलग एक तरीके की होती हैं। तो अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे कि आपकी रबड़ की भी गेंद होती है, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकती है। ये सभी क्या गोल आकृति के होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें गोल आकृति की चीज़ों को इकट्ठा करना है अभी। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें आपके कौन कौन से होंगे, जैसे सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में हम उन सभी वस्तुओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं। उन सभी वस्तुओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों में 1.1, 1.2 और 1.3 की में भी सूचीबद्ध किया था। मतलब आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये सबको इन सारणियों को देखा होगा। ठीक है, यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। जैसे कि आपका ये समूह दे रखा है, इस समूह जैसे ये है आपका, हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं। ये सारी वस्तुएं जैसे आपका ये खिलौने हो गए, ये सभी के मोबाइल, और ये सभी क्या है, ये प्लास वगैरह जो होते हैं, सब हमारे चारों तरफ की वस्तुएं होती हैं। तो हो सकता है कि समूह में इनमें से कुछ वस्तुएं इसमें भी शामिल हों। ठीक है, तो मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। जैसे कि हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं तो प्लास्टिक में कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी भी होती है, प्लास्टिक का लंच बॉक्स भी होता है, खिलौने भी होते हैं और इसके पाइप भी होते हैं। आपने देखे होंगे प्लास्टिक के पाइप भी होते हैं। तो ये सभी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को एक ही समूह में स्थान मिल सकता है। ठीक है, तो अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वो बने हैं के आधार पर बांटा है। ठीक है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती हैं। आपको पता है कि हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं होती हैं वो एक पदार्थ से भी बनी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा पदार्थ भी उसमें शामिल हो सकते हैं से भी बने ये पदार्थ। जैसे कि आपका कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कांच, कागज़, कीचड़ तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं, जैसे क्रियाकलाप फर्स्ट में क्या दिया गया है। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो हम अपने चारों तरफ की सारी वस्तुओं को एकत्रित करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एकत्रित कर लिए हैं सारी वस्तुएं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से भी प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें बाहर से एकत्रित कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, जैसे चौक हो गया, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा और ये बैट, माचिस की डब्बी, ये सभी क्या है, इन सभी वस्तुओं को हम अपने घर से और स्कूल के उसमें से भी एकत्रित कर सकते हैं। ये सभी इकट्ठी की हुई वस्तुएं हैं। जैसे घर से आप और क्या क्या ले सकते हैं, जैसे नमक हो गया, आलू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। भाई कुछ वस्तु ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, उनको हम नहीं लेके आ सकते। जैसे कि आपके कमरे हो गए, कमरे को हम लेके नहीं आ सकते। जैसे कि आपकी दीवार हो गई, वृक्ष हो गए, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर और सड़कें, इनको आप नहीं लेके आ सकते। आप डस्टर को लेके आ सकते हो, आलू को लेके आ सकते हो, नमक को लेके आ सकते हो। आप सड़कें और ट्रैक्टर और ये इन सब चीज़ों को नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए। पृथक मीन्स अलग करना। इस संग्रह में आप सभी उन वस्तुओं को अलग कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हो।
ठीक है, तो हमें उन वस्तुओं को अलग करना है जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के 2 समूह में बाँट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएँ कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे सभी वस्तु मतलब सभी दूसरे समूह की वस्तुएँ उन पदार्थों से नहीं बनी हैं। मतलब एक समूह तो ऐसा है जिसमें सिर्फ़ लकड़ी और कागज़ का यूज़ किया गया है, और दूसरा समूह ऐसा है जिसमें लकड़ी कागज़ का यूज़ नहीं किया गया, अदर मटेरियल का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, अब हम और तो योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, अच्छे प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो इसमें एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। देखो ये आपको 4.1 आपको सारणी दी गई है, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो भी वस्तुएं जिससे बनी गई हैं उसे पहचानिए। जैसे कि आपकी प्लेट है, ये किस किस से बनी गई है? इस्पात से भी बनी है, कांच से भी बनी है, प्लास्टिक से भी बनी है और अन्य किसी से भी बन सकती है। ठीक है, पेन किससे बना है? प्लास्टिक से और धातु से। ठीक है, तो इसमें ये 4.1 सारणी आपको यही बता रही है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक मतलब मनोरंजक क्रिया हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत होता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या कहता है कि बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो क्रियाकलाप 2 में देखते हैं क्या होता है। अब सारणी 4.2, इसमें सारणी 4.2 दे रखी है, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। ठीक है, इसमें यही दे रखा है। तो इसमें जैसे कि आपको पदार्थ दे रखा है और इन पदार्थों से बनी वस्तुएं, जैसे कि आपका लकड़ी है तो लकड़ी से क्या क्या बना हो सकता है, जैसे कुर्सी, मेज़, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ से क्या बना होता है? पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र और खिलौने, कैलेंडर। चमड़े से क्या होता है? चमड़े के जूते बने होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये दे रखा है। इसमें ये जो सब कुछ है ये इसी में ही दे रखा है सारणी 4.2 में। तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है आपका, जो इसमें मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु में कई पदार्थ लगे हों, कई मटेरियल लगे हो सकते हैं और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि एक ही पदार्थ के प्रयोग से आप एक से ज़्यादा वस्तुएं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके इसका बना दे रखा है। अब जैसे पदार्थों के गुण, अब इसमें पदार्थों के गुण में क्या दे रखा है कि इसमें एक कपड़ा ले रखा है, तो कपड़े से अगर जैसे कि क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग, आपने अध्याय 3 पढ़ा होगा, पार्ट 3, तो उसमें क्या दिखाया गया है कि जैसे तंतु से वस्त्र बनाना, ये इस तरीके से दिखाया गया है। लेकिन तो उसमें क्या कहा है कि कपड़े के टुकड़ों के साथ आपने जो प्रयोग हमने किया उसे याद कीजिए। यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। तो जो द्रव चीज़ें होती हैं उन्हें आप कपड़ों में नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो उसमें से निकल जाते हैं। तो इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो ये हमारा काम मतलब एक हंसने वाला काम नहीं हो गया, हास्य पद ये प्रतीत नहीं होता। तो ये 4.2 में आपका दिखा रखा है कि कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए, तो इसने कपड़े का गिलास बना रखा है, इसमें पानी डाल रहे हैं तो ये सारा गिलास निकल जाएगा। तो ये इसका मतलब ये कपड़े का यहाँ पर यूज़ नहीं है। यहाँ पर इस गिलास पानी को रोकने के लिए किस चीज़, कौन सा मटेरियल यूज़ हो सकता है? जैसे कि आपका लकड़ी के भी गिलास होते हैं, ठीक है, इस्पात के होते हैं, कांच के गिलास होते हैं, तो इस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह भी, उसके बाद में क्या है, चाहे जो जल रोक सकता हो। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का प्रयोग करना भी कोई बुद्धिमत्ता कार्य नहीं है। बिल्कुल, हम खाना बनाने के लिए हम कागज़ से तो हम खाना नहीं बना सकते ना, वो जल जाएगा वो नीचे से और उसमें रुकेगा भी नहीं। तो उसके लिए भी हमें इस्पात के बर्तन या फिर ये जो स्टील वगैरह जो इनके बर्तनों का यूज़ करते हैं। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वस्तु के प्रयोजन उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः वस्तुओं के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना चर्चा की गई है। जैसे दिखावट, इसमें क्या किया गया है कि पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ठीक है,
तो इस तरीके से क्रियाकलाप 3 में क्या है, विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट और चाक के छोटे-छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई देती है, चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। 4.3 आपने क्या पाया कि क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? जैसे मान लो हमने किसी का पृष्ठ काटा है तो उसमें एक चमक रहती है। जैसे मान लो आपने लोहे को ही काट दिया बीच में से, तो वो उसकी जब पृष्ठ होता है उसमें काफ़ी चमक होती है। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? जैसे ही संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। जैसे आपने धातुओं के पदार्थों को उनकी धुती देखने के लिए काटना। जैसे ये आपको कोई पदार्थ है, आपने इसको बीच में से काट दिया, इसमें अगर चमक आ रही है तो इनको अलग श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि इसमें क्या दे रखा है आपका, क्या धुतीवान मतलब जो चमकदार तथा धुतीहीन, जो चमकहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमार से रगड़कर यह देख सकते हैं कि जो चमकदार हैं या अथवा नहीं है, कि ये चमकदार है या नहीं है। रेगमार आपने देखा होगा, जिससे आप उनको क्या करते हैं, उसको बिल्कुल चमक आ जाती है। जैसे चाकू होता है, चाकू पे रेत, वो रेगमार होता है ना, क्या करते हैं उसको, वो एक चमक सी आ जाती है और उसको हम बार बार उसके ऊपर इस तरीके से करते हैं। तो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्राय धातु होते हैं, ठीक है। तो धातु की क्या पहचान होगी, उनमें चमक होती है उसके अंदर। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना ये धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और उन्हें चमकहीन या निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुती अथवा है या नहीं, उनमें चमक है या नहीं। क्योंकि जो वैसे अगर हम किसी धातु को जब हम बीच में से कट कर देते हैं तो उसमें एक चमक दिखाई देती है। तो वही आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो आप ये प्रयास करें देखने का कि उसमें ये चमक है या नहीं, ठीक है। तो आज हम इसको इतना ही करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कराऊंगी, ठीक है।